Good morning everyone. Now topic is solubility. Chapter 2 solution. Solubility it means solubility मुझे क्या करना है, किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, किसी भी सब्सटेंस के एक डेफिनेट अमाउंट को किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है, तो हम उसके लिए टर्म यूज करेंगे सॉलिबिलिटी. तो इट मीन सॉलिबिलिटी क्या, इट मीन इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the maximum amount of substance that can be dissolved in a definite amount of solution at definite temperature. ऐसा आप बोल सकते हैं कि भाई एक डेफिनेट अमाउंट लेंगे हम किसी भी सब्सटेंस की, उसको क्या करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे एक डेफिनेट अमाउंट में सॉल्वेंट में हम उसको क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे, तो उसको बोलेंगे सॉलिबिलिटी. सॉलिबिलिटी इट मीन्स क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर या डेफिनेट टेम्परेचर, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी. अब मुझे क्या पढ़ना है कि भाई जो सॉलिबिलिटी है वो किस टाइप से, पहला हम इसमें पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड. हम पहले उसमें पढ़ेंगे भाई जो सॉलिबिलिटी इसकी सॉलिड को डिसॉल्व करना है लिक्विड में, तो हम उसकी सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे. तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन एवरी लिक्विड. हर कोई सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है. हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई अगर मुझे क्या करने से हम बात करते हैं शुगर की और सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं NaCl और शुगर, अगर इसको हम क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा. अगर हम बात करते हैं नैफ्थलीन की, अगर हम बात करते हैं नैफ्थलीन की, तो नैफ्थलीन आपका क्या है वाटर में डिसॉल्व, नॉट डिसॉल्व इन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा. फिर डिसॉल्व किसमें होता है, होता है बेंजीन में डिसॉल्व. तो हमें यहाँ से दो बात समझ में आती है कि भाई जो हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता. एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन एवरी लिक्विड. तो फिर एवरी में डिसॉल्व नहीं होता तो एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व होगा. हम बात करते हैं NaCl शुगर डिसॉल्व इन वाटर, बट नैफ्थलीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. नैफ्थलीन डिसॉल्व इन बेंजीन. तो यहाँ से मैं दो चीज समझ में आती है कि भैया हमने पढ़ा था कि पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. शुगर ये सब क्या आपके पास पोलर है इसलिए वाटर में डिसॉल्व है. जो नॉन पोलर है वो आपका किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में. तो देखो अगर हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच में जो इंटरैक्ट फोर्स होता है, जो उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकता है. हम बोल सकते हैं डिसलाइक डिसॉल्व इन डिसलाइक. इट मींस जो इंटरैक्ट फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आर सिमिलर. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, किसका, सॉलिड और सॉल्वेंट का, तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. अब हम बात करते हैं हम बात कर रहे हैं सॉलिड और लिक्विड में डिसॉल्व करना है. तो जैसे से हम क्या करते हैं किसी भी सॉलिड को हम ये लिक्विड लेंगे, इस लिक्विड में हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड को. जैसे से हम लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करते जाएंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. जैसे से कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा तो उसको बोलते हैं कैसा सॉल्यूशन है आपका. अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन. Dissolution is known as dissolution. If solid dissolve in solution, then its concentration will be increased. Then this solution is known as dissolution. इसको बोलते हैं हम dissolution. अब हमें क्या करना है, अगर हम बात करते हैं solute plus solvent equals to solution. पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर solute solution है उसमें solute और solvent रहेंगे तो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड सॉल्वेंट में और सॉलिड सॉल्वेंट दोनों कन्वर्ट हो सकते हैं सॉल्यूशन में. तो अब हम क्या करना है, हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. तो ऐसा सॉल्यूशन इफ नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूट की मोर अमाउंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते इसमें सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इफ मोर अमाउंट बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यदि हम क्या कर सकते हैं इफ मोर अमाउंट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्यूशन, और भी अधिक अमाउंट हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हम क्या करते हैं सॉल्यूट की अमाउंट को हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे
उसको हम बोलेंगे कैसा है, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और अधिक सॉलिड को डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड है। और अगर हम क्या करते हैं, सॉलिड को और अधिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं वो कैसा है आपका, वो फिर आपका रहेगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई ये सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो समझते हैं। सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का देखो हम अगर क्या करते हैं, मैंने इसी सब्सटेंस में डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जनरली हम शुगर को क्या करते हैं, शुगर डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इट मींस जनरली हम क्या देख रहे हैं, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन बी डिसॉल्व इंक्रीज टेम्परेचर। बट अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, ली चार्टेलियर क्या बोलता है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल आपसे क्या बोलता है कि अगर रिएक्शन कैसी एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच सॉल्यूशन के लिए जो भी आपका डेल्टा एच है वो 0 से ग्रेटर होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस दोस रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच जो है आपका सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर सॉल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, इतनी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपके पास रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हम बोल सकते हैं डेल्टा सॉल्यूशन जो आपका है वो कैसा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब जो भी हीट है वो आपकी क्या होगी, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब दोस रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज, जिनमें हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और हीट बाहर निकल रही है, तो क्या होगा, आपका जो सॉल्यूट है वो जनरली क्या होगा, उसमें उसकी जो अमाउंट है डिसॉल्व होने की वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सॉलिबिलिटी पे। अब हम पढ़ते हैं, अब हमने क्या लिखा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हम देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, या इन सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, इन अ लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब मुझे क्या करना है, किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, गैस को लिक्विड में। तो जनरली क्या होगा, जो बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो क्या होती है, लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या आपका ऑक्सीजन है, लिक्विड वाटर में डिसॉल्व है, इसीलिए जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर सांस को ले सकते हैं, मतलब रेस्पिरेशन कर सकते हैं। कहाँ पर, इन वाटर, बिकॉज क्योंकि जो वाटर है आपका उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, एक्सटेंड अमाउंट होता है पर डिसॉल्व होता है। आगे हम बात करते हैं जो आपकी HCl गैस है, HCl इज मोर सॉलेबल इन वाटर। जो HCl गैस है आपकी वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। जो HCl गैस है वो किसमें डिसॉल्व, इन वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है HCl गैस। अब हमें क्या देखना है कि भाई जो गैसेस है उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो हमने पहले भी सीखा था कि भाई जो भी सॉलिबिलिटी वो डिपेंड करती है किसके पे, सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। सॉलिबिलिटी डिपेंड है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीजें। सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड है सॉलिबिलिटी, और टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड है। तो हम बात करते हैं, देखो सॉल्यूट का नेचर तो हमने पढ़ लिया कि गैस है और लिक्विड है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की और टेम्परेचर की। तो पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहले क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमने क्या किया, दो हमारे पास बीकर है, इन दोनों बीकर्स में हमने क्या किया, इसको ऊपर से पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर हमने W वेट को रखा। ये हमने दो लेयर्स बना लेता हूँ इसमें,
ये आपका सॉल्यूशन है, ये लेयर आपकी गैसेस की है, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं। जैसे हमने क्या किया कि गैस डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूशन में, तो गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुई। हमारे पास सेकेंड लेयर, सेकेंड हमारे पास इसके अंदर हमने 3 ग्रेड कर दिए, W1 W2 W3। फिर हमने क्या किया कि भाई इसके अंदर ये सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर गैसेस सॉलिड, ये क्या आपकी गैसेस पार्टिकल है, गैसेस मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप इसको। इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T1 लेते हैं, हम प्रेशर P1 ले रहे हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1। और मैं क्या करना है, हमने गैस को डिसॉल्व कर दिया किसमें, लिक्विड में, सॉल्यूशन में। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाएंगे। इनिशियल हमने बोला कि W1 पिस्टन हमने रखा, उसके ऊपर W1 कोई मास हमने रख दिया और हमने देखा पिस्टन जो कुछ गैस क्या हुई, सब गैसेस आर डिसॉल्व इन लिक्विड। सेकेंड में हमने क्या किया, हमने जो उसका प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, हमने प्रेशर को इंक्रीज, जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल इंटर हो जाएंगे। कहाँ पर, गैसेस मॉलिक्यूल इंटर इन सॉल्यूशन, गैसेस मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर हो जाएंगे। और एक सर्टेन अमाउंट, जितनी सर्टेन अमाउंट के बाद में क्या होगा कि जो भी गैसेस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड में या सॉल्यूशन में इंटर नहीं होगी। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आएगा। पर हमें क्या समझना है, तो हम बोल सकते हैं कि एक डायनामिक स्टेट आ जाएगी। जब एक मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, एक मॉलिक्यूल आएगा आपका सॉल्यूशन से सॉलिड में, दूसरा सॉलिड से सॉल्यूशन में, तो स्टेट आ जाएगी, डायनामिक स्टेट आ जाएगी। अब हमने देखा कि जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया वैसे वैसे मोर गैसेस मॉलिक्यूल इंटर हो रहे सॉल्यूशन में, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी, अगर हम क्या करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, हम गैसियस अगर हमारे पास सॉल्यूट है, उसको लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं और हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जल्दी क्या हो जाएगा, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द हेनरी, सबसे पहले इसको हेनरी ने ऑब्जर्व किया। एंड हेनरी गिव्स सम लॉस व्हिच इज नोन एज हेनरी लॉस। हेनरी ने क्या बोला कि भाई अगर हम देखें जो पार्शियल प्रेशर है, वो पार्शियल प्रेशर, जैसे से हम क्या करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने बोला कि अगर हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो हेनरी क्या बोलता है कि भाई पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, पार्शियल प्रेशर को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, वो भी इंक्रीज बढ़ेगी। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर या डेफिनेट टेम्परेचर। अब हम बात, इसके बाद में डाल्टन्स आया। डाल्टन्स ने एक नया इंक्लूड किया, एक नई बताया, एक नया कंसेप्ट इंक्लूड किया। डाल्टन्स ने बोला कि जो भी आपका सॉल्युबिलिटी है वो कैसा, आपका सॉल्युबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है, जो सॉल्युबिलिटी है आपका वो पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है। तो डाल्टन्स इंडिपेंडेंट दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, इज द फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस ऑफ द सॉल्यूशन एज अ मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। उसने जो डाल्टन्स ने बोला, अगर आपको क्या करना है भाई, आपको सॉल्युबिलिटी मेजर करना है किसी भी सॉल्यूशन की, तो हम क्या करेंगे, उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में मेजर करेंगे। तो डाल्टन्स ने जो भी सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्युबिलिटी को चेंज कर दिया, किससे, मोल फ्रैक्शन से। और फिर एक नया नियम जनरेट किया कि भाई द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरीज लॉ क्या है कि जो डाल्टन्स ने क्या किया, मोल फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, किससे, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से चेंज कर दिया। तो सॉल्युबिलिटी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड ऑन द सरफेस या ओवर द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड। जो भी आपका पार्शियल प्रेशर, जो भी गैस क्या करती है, पार्शियल प्रेशर अप्लाई करती है किसकी, सरफेस पे, सॉल्यूशन की सरफेस पे, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है स्टेटमेंट कि द पार्शियल प्रेशर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन
इट मींस अगर P क्या पार्शियल प्रेशर है और x क्या मोल फ्रिक्शन है, तो जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रिक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेंपरेचर पे। अब P इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर आपका KH इनटू x। यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर तो वो KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है, K इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। जो भी हेनरी KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए अलग होगी। और सेकंड चीज, जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू वो डिपेंड करती है टेंपरेचर पे। अगर टेंपरेचर बढ़ता है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड्स है, फर्स्ट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड सेकंड डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर ऑफ गैस। क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो गैसेस सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो हेनरी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हम क्या करते हैं KH की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, अगर हम हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू KH इंक्रीज करेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीपल एक कांस्टेंट है, अब हम क्या करें KH की वैल्यू को इंक्रीज करें, तो KH की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, x आपका डिक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा। x को हमने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन एक्चुअली था क्या, मोल फ्रैक्शन था सॉलिबिलिटी। इट मींस हम क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द हेनरी कांस्टेंट KH वैल्यू देन सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अगर हेनरी कांस्टेंट KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। और सॉलिबिलिटी कब डिक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, किसके लिए, गैस या लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ आगे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके बीच में, तो ग्राफ क्या आएगा, अगर इसे कंपेयर y इक्वल टू mx प्लस c से करते हैं तो जनरली क्या आएगा, इसके बीच में जो ग्राफ रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, HCl का पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन क्लोरोबेंजीन, या साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं इसके प्लेस पे हम, इन साइक्लोहेक्सेन। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कंपेयर करते हो y इक्वल टू mx प्लस c से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे से पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, तो x इंक्रीज होगा तो p इंक्रीज होगा, इस टाइप से ग्राफ आगे आपका वेरीज होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, पहला आपका एप्लीकेशन क्या बोलता है, जो भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स की जो भी हमारे पास बोतल्स होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में CO2 को क्या करेंगे, फिलअप कर देते हैं विथ प्रेशर।